गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 6 के सामाजिक विषय क्लास में हैं आप। तो जैसा कि कल आपको आपका चौथा पाठ पढ़ाया जा रहा था वैदिक काल के बारे में आपको बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल को आर्यों द्वारा उदित की गई है और आर्य जो थे वह मध्य एशिया से भारत आए। इसके साथ इसी काल में ही हमारे वेदों को लिखा गया है। वेद साहित्य और भी महाकाव्य जितने हैं सब इसी काल में लिखे गए हैं और वेदों का संकलन करता आर्यों को ही माना जाता है। वेद के बारे में आपको बताया गया था। हमारे वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसको समझने के लिए मतलब वेदों को सरल भाषा में जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक ग्रंथ जिसमें हम वन या जंगल के रहस्यों को जानते हैं, उपनिषद जिसे वेदांत कहा जाता है। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं हमें वैदिक काल में ही इनकी रचना हुई और इसके बारे में आपको बताया गया था। इसको जानने के जो ये स्रोत थे सारे और हस्तिनापुर हथरंजी खेड़ा से खुदाई में प्राप्त औजार, बर्तन और भी जो कला शिल्प की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो उस समय की जीवन शैली को दर्शाते हैं। उस समय की वैदिक काल के समय की जीवन शैली को दर्शाते हैं। और ऋग्वेद के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें 1600 कुछ सूक्तियां हैं। सूक्ति का मतलब होता है देवताओं की प्रार्थना स्तुति। और ये इन सूक्तियों को आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को अक्षर, शब्द और वाक्यों को मिला करके इन्हें ससर कंठस्थ कराते थे। और इन सूक्तियों को लिखने और पढ़ाने का कार्य जो होता था वह पुरुषों के द्वारा ही किया गया है। और इनकी भाषा जो है वैदिक ऋग्वेद की जो भाषा है वह प्राकृत संस्कृत भाषा है। अब बच्चों आप आज इसमें जानेंगे आप आर्यों का प्रारंभिक जीवन क्या था, कैसा था प्रारंभिक जीवन। तो आर्य जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत कई स्थानों पर घूमते हुए ये भारत आए और अपने साथ ये बहुत सारे पशुओं को भी लेकर के आए। उनके साथ बहुत सारे पशु भी आए और ये सारे पशु जो थे वह 4 पैरों वाले थे और ये गांव में रहते थे। आर्य जाति के लोग गांव में निवास करते थे, कृषि करते थे और कृषि ही इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। केवल खेती के कार्य से ही ये अपना भरण पोषण करते थे। और आर्यों के भ्रमणकारी जीवन होने के साथ साथ ये अपने लिए इन्होंने इनकी अपने बारे में लिखने और लिपिबद्ध करने की इन्होंने ये योजना बनाई कि हमारा जीवन भ्रमणकारी है, घूमना है, फिरना है, इसको एक लिपिबद्ध किया जाए। इन्होंने उसे लिपिबद्ध करना आरंभ भी किया। इन्हीं ग्रंथ और धार्मिक विश्वास आदि की कहानी ब्राह्मण ग्रंथ उसमें हमारे चारों वेदों में लिखी गई। मतलब आर्यों के जीवन से संबंधित जो भी कहानी है इनकी वह सब हमारे चारों वेदों में ही लिखी गई है। सिंधु सभ्यता की भांति आर्यों का भी भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। जिस तरह सिंधु सभ्यता के निवासी भारतीय संस्कृति से उनका लगाव था उसी तरह आर्य जाति के लोग जो थे इनका भी भारतीय संस्कृति के साथ गहरा लगाव था।
यही काल है वो जिसमें वेदों और पुराणों की रचना हुई, महाकाव्य लिखे गए, इन्हें संकलित किया गया और इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। और अपने आप को भारत में रह रही पहले से जो जातियां थी उनसे श्रेष्ठ मानते थे। आर्य जो है अपने आप को भारत में जो पहले से निवास कर रही थी जो जातियां बच्चों उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और इसीलिए अन्य जातियों का भी उद्भव हुआ। आर्य जाति के लोग जो थे वो अपने आप को आर्य कहलाए और अन्य जाति के जो लोग थे वह अनार्य कहलाए। इसीलिए इनके जाति की भिन्नता के कारण और भी सामाजिक व्यवस्था भी भिन्न हो गई। इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत केवल वेद या महाकाव्य ही थे। हिंदू सभ्यता के 4 वेद ऋग्वेद, हिंदू सभ्यता के 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों के ज्ञान में गुरु, शिक्षा, श्लोक आदि विभिन्न चरण जो हैं उन्हें हमने अध्ययन किया है। अब इसके बाद यहाँ आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन, ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में आप सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल में समाज को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बच्चों यह भी उल्लेख किया गया है कि इनका वर्गीकरण जो है इनके कार्यों के आधार पर किया गया है, ना कि जन्म के आधार पर। इनके जन्म के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं हुआ, बल्कि इनके कार्यों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। शिक्षकों को ब्राह्मण और शासन और प्रशासन के कार्य को जो कर देखते थे उन्हें क्षत्रिय, किसान, व्यापारी और साहूकार जो थे उन्हें वैश्य, मजदूर और दस्तकारी लोगों को शूद्र कहा गया है। तो ये पहले एक ही परिवार में एक ही जगह एक ही परिवार में रहते थे। पैतृक व्यवसाय होने के कारण इन्होंने इनकी जातियां बन गई। जैसे कि पहले एक ही परिवार में रहते थे, जैसे किसी एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो कोई एक सदस्य शिक्षक का कार्य कर रहा है, कोई एक सदस्य वैश्य का कार्य कर रहा है, यानी किसान है, साहूकार है, वो व्यापारी है, कोई एक सदस्य जो है वह प्रशासन का कार्य देख रहा है और कोई एक सदस्य जो है मजदूरी कर रहा है। इसी तरह इनके अपने अपने पैतृक व्यवसाय बढ़ते गए और इससे इनकी एक जातियां बनती गईं। और समाज का आधारभूत जो इकाई थी वह परिवार था। परिवार युवक और युवतियों को अपना खुद की मर्जी से विवाह करना पड़ता था। ये अपने मनपसंद शादी कर सकते थे और धार्मिक अवसरों पर पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर पत्नी की उपस्थिति जो थी अनिवार्य थी। पिता की संपत्ति पर संतानों का पूरा अधिकार होता था। केवल तालाब और चारे की भूमि, जलाशय, कुएं, इन सब आदि स्थानों पर सामाजिक नियंत्रण होता था, जिससे गांव के सभी लोग इसका पूरा लाभ उठाते थे। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा के बारे में वो लोग जानते नहीं थे। काफी दूर दूर तक इसका प्रचलन नहीं था। हर एक स्त्री वहाँ की इस समय वैदिक काल की स्त्रियों को अपना स्वयं वर ढूंढने की प्रथा थी। ये अपने अनुसार शादी कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। और जैसा कि पत्नी ही जो थी वह घर की मालकिन होती थी और ये पति के साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहभागिनी के रूप में उपस्थित होती है। तो बच्चों, आज आपने
पढ़ लिया ऋग्वैदिक काल और आर्यों का प्रारंभिक जीवन। आगे अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।